हेलो मेरे 10th के इलेक्ट्रॉन्स। आज हम आपका रैपिड रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाला है जो कि है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पता है आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं और आपसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं हो रहे और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप इस वीडियो के कॉन्सेप्चुअल टर्म्स को समझो और डेफिनेटली आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल्स के मार्क्स भी पूरे आएंगे और मार्क्स भी कटेंगे नहीं। सो हमारा जो पहला वीडियो है हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे विथ PYQs। सो स्टे ट्यून। अब ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली कंटेंट पे आते हैं अपने। ओके, सबसे पहले टर्म स्टार्ट होता है बेसिकली चार्ज। हमने इसके पहले 9th में जो भी टर्म्स मोशन पढ़ा था, एनर्जी पढ़ा था, साउंड पढ़ा था, लेकिन अभी अचानक से आ गया इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको इस चैप्टर में ऐसा झटका मिलेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरे प्योरेस्ट फॉर्म में फील हो जाएगा और आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है। ओके, सबसे पहले है चार्ज। चार्ज बेटा हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि चार्ज की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज किसी भी मैटर के अंदर होता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी लाइक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ matter, intrinsic property of matter. That means the charge is an intrinsic property of matter by virtue which it can exert electromagnetic force, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करते हैं, वो भाई साहब है चार्ज। ठीक है। सो चार्ज के बारे में कभी भी चीजें हैं तो आपको याद रखना है कि चार्ज हमें क्या फील करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको कंडीशंस पता होने चाहिए कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। सो चार्ज हमारे पास 2 कंडीशन में अवेलेबल होता है, एक होता है स्टैटिक कंडीशन, दूसरा होता है डायनेमिक कंडीशन। तो चार्ज हमारे पास है वो होता है स्टैटिक कंडीशन में, ये हुआ पहला टर्म हमारे पास। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है डायनेमिक। अब बेटा स्टैटिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर, एक ही जगह पे है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब हो रहा है मोशन में है, मूव कर रहा है। तो चार्ज हमारे पास 2 कंडीशन में होगा, एक होगा स्टैटिक में और दूसरा क्या होगा, डायनेमिक में। अगर चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा हो तो पहला कंडीशन फॉलो होगा, अगर मूव कर रहा है तो दूसरा। और हमें इस पूरे चैप्टर में चार्ज के कौन से कंडीशन की बात करनी है, डायनेमिक कंडीशन की बात करनी, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन हमारे सिलेबस में है नहीं, जो कि 10th का है। 10th में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। आप 12th में आओगे तो मैं इसका डीप डिस्कशन करूंगा कि स्टैटिक कंडीशन क्या होता है। अब इसके बाद हमारे पास है बेसिक चार्ज से जो टर्म हुए। अब हमें चार्ज पता होना चाहिए कितने टाइप के चार्ज है। बेसिकली हमारे पास जो चार्ज है 3 टाइप के होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टर्म्स हैं, याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन। सो बेटा ये जो टर्म्स है, अगर कोई पूछे आपसे हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, सो एक टर्म याद रखना आपको, मेरे गुरुजी ने बताया था, अब आपके गुरुजी बता रहे हैं, ईटा पर नाच। आपको नाचना बिल्कुल भी नहीं है, बट याद रखना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। तो ईटा पर नाचोगे तो इन तीनों के बारे में आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जैसे टॉमसन ने किया वो टर्म्स हमें पता चल गए। अब इसी के साथ अगर हमें देखना हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, दोनों सब अलग अलग। इलेक्ट्रॉन में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, जीरो, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। अब इन्हीं टर्म्स के साथ हमें पूरे चैप्टर में आगे बढ़ना है और देखना है कि कैसे सब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जो चार्ज होता है, हमें हमारे पास सिस्टम में जो भी चार्ज होगा उसके बारे में डिस्कस करना है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है चार्ज, जब हम डायनेमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि वही चीजें डायनेमिक कंडीशन में होंगी जो मास होगा उनके पास। अगर मास नहीं है तो डायनेमिक कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, मतलब इन तीनों का ही मास होगा। तो अगर मैं मास लिखूं तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा।
सो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो ये है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, सॉरी 34 कर दो. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg. अब बेटा एक क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हैवीएस्ट क्या, मतलब भारी कौन है? तो याद रखना है सबसे जो भारी है वो है हमारे पास ये. सो न्यूट्रॉन सबसे क्या है, भारी है. याद रखना है हमेशा सबसे भारी है. हो गया, सबसे भारी क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन है. अब इन पे जो मास है वो अवेलेबल, बट अब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की फिक्स जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब कूलम क्या लिख दिया सर आपने, कूलम इज एसआई यूनिट टू डिनोट चार्ज. कि चार्ज अगर हमें डिनोट करना है तो कैसे पता चलेगा वो चार्ज है, कूलम, क्योंकि कूलम ने इनके बारे में बताया था. सो कूलम क्या है, एसआई यूनिट है चार्ज का. ये इतने टर्म्स हुए हमारे पास. अब इन्हीं टर्म्स को अगर मैं आगे बोलूं, चार्ज कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, लाइक एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है. अगर दो चीजें अपोजिट हो तो उनके बीच में प्यार बहुत बढ़ता है. मतलब ये कैसे कंडीशन में आ जाएंगे, अट्रैक्टिव कंडीशन में होंगे. अब अगर दो चीजें सेम हो या दोनों अलग अलग हो तो उनके बीच में थोड़ा सा लेवल का एक क्वेश्चन आता है कि ज्यादा बेस्ट कौन है. तो उसमें क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन, जिसको बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. हो गया, ये कंडीशन क्लियर हो गया. अब इसी के बेस में हमारे पास जो चार्ज है क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमें पता चल गया. कौन कौन से पोर्शंस है एक पार्टिकल, अगर मैटर में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मासेस भी हमने देख ली. अब हमारे पास फिक्स वैल्यू क्या है. अब जो चार्ज की यूनिट है बेटा वो याद रखना, यूनिट है उसकी कूलम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से. ओके, और एक टर्म होता है कि अगर हमें पता करना हो कि किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो पता कैसे चलेगा कि कैसे फॉर्म में अवेलेबल है. तो हमेशा कोई भी अगर सरफेस है, कंडक्टर है, कुछ भी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिक्स फॉर्म में होंगे. दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन. दैट मीन्स Q इक्वल्स टू NE. ये Q क्या हुआ, पूरा जो चार्ज है सिस्टम में ओवरऑल वो, और है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू. और ये जो N है ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. मतलब ये इंटीजर फॉर्म में है, प्लस माइनस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी है, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. दैट मीन्स ये कंडीशन फॉलो हुआ, दैट मीन्स ये इंटीजर फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, इतना ये हुआ हमारे पास चार्ज से रिलेटेड. हमने इतनी सारी जानकारियां देख ली. अगर और ऐड करते जाएंगे तो लेक्चर ज्यादा हो जाएगा. हम आगे टर्म्स पे आते हैं. अब उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है कि हम कंडीशन कौन सा पढ़ रहे हैं, डायनेमिक कंडीशन पढ़ रहे हैं. डायनेमिक कंडीशन का मतलब होता है चार्ज मूव करेगा तभी हमें करंट का अनुभव मिलेगा. तो हम आगे देखते हैं. सबसे पहले हमें अनुभव करने के लिए कहां पे वो अनुभव होगा वो देखना है हमें. हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा इंसुलेटर, दूसरा होगा कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर सके, घूम सके, भ्रमण कर सके, दैट विल बी योर कंडक्टर. अब जहां पे वो घूम नहीं सकते, भ्रमण नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे. जैसे कि सपोज अपने पास ये वायर है, ये वायर को मैं कितनी भी देर तक टच करके रखूं मुझे कुछ नहीं होने वाला. बट अगर ये वायर का सरफेस में काट के टच करूं तो मुझे बहुत कुछ होगा. ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी. तो आप नहीं चाहते कि सर को कुछ हो, तो कभी भी ऐसी चीजें कर रही नहीं है. तो ये क्या है, इंसुलेटर. बट अगर मैं काट के टच करूंगा तो मैं कंडक्टर के सरफेस पर पहुंचूंगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का फील होगा. अब ये चीजें हुई. अब हमें देखना है कि जब हमारे पास कंडक्टर है, इंसुलेटर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, टर्म्स क्या हो सकती है. दैट मीन्स अ कंडक्टर अलाउस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू इट, जबकि इंसुलेटर क्या करेगा, मना करेगा. अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर
आपने जो बताया मैं उन सब चीजों से एग्री तो कर रहा हूं, कर रही हूं, बट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? तो याद रखना है कि अगर कंडक्टर है बेटा तो उसके सरफेस पे 10⁻28 पर मीटर क्यूब जितने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। मतलब उसके पास अथाह संपत्ति है, कितना भी संपत्ति निकाल लोगे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हुआ कंडक्टर के लिए। तो क्या है हमारे पास? मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील एज वेल एज स्वेटर, ये सब क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर है। प्रॉपर्टीज क्या होगी? अब जब कंडक्टर है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? थोड़ी दूरी दूरी पे होंगे। जब कोई चीज थोड़े डिस्टेंस पर, स्पेस कम हो, तो बाहर घूमना टहलना इजी होता है। लाइक एसी का 3 टायर अगर टिकट बुक किया तो आप घूम सकते हो, लेकिन आप मुंबई के लोकल में जाओ तो आपको हिलना डुलना मुश्किल होता है। तो ये हिलना डुलना जब मुश्किल करेगा, दैट विल बी योर इंसुलेटर। जब आप घूम रहे हो इजीली तो दैट विल बी योर कंडक्टर। क्लियर है इतना? अब आगे इंसुलेटर के लिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐड कर दिया, देख सकते हो। ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या बता रहा है? ये है कंडक्टर का पोर्शन, और ये जो ये रेड, येलो और ग्रीन दिख रहा है ये है हमारे पास इंसुलेटर। आप इसको टच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी। शायद आप प्राप्त करते करते कहीं और प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको टच नहीं करना है। और इसको देख के हमें टच करके सो भी जाओगे तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं। अब अपने पास ये रहा दूसरा इंसुलेटर का। अब इंसुलेटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। सो मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबर, एयर, वुड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? जब भाई मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 3rd टायर एसी तुम्हारा कंडक्टर है और ये क्या है? मुंबई की लोकल है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब हिलने डुलने के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पे क्या है? हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन नॉट मूव इजीली। सो मुंबई के लोकल में जाने से अच्छा है कि 3rd टायर एसी बनो, इजीली घूम सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक करंट। आपको झटका तो मिलने वाला है बेटा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और चैप्टर का भी टर्निंग पॉइंट है। झटका फील होगा तभी ये चैप्टर आएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस चैप्टर में आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी फील भी होगा और आपके मार्क्स भी आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला जाए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? कंडक्टर पे होंगे, इंसुलेटर पे तो चांस होता नहीं। उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। सो डिफाइन इज लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस moving through an electrical conductor or space is termed as electric current। जब कभी भी कोई चीज फ्लो होती है तो टाइम के बेस में फ्लो होती है, हमेशा याद रखना। रेट अगर है, फ्लो है, तो टाइम होगा ही होगा। It is defined as the net rate of flow of electric charge through a surface। अब इसी के बेस पे अगर मैं एग्जांपल्स लूं डिनोट करने के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, ये हो गया हमारा पास करंट। अब इसी के फ्लो में अगर मैं लिखूं I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। सो I इक्वल्स टू क्या हो गया? Q बाई टी। ये हमें किसका फॉर्मूला बता रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट मैंने क्या बताया? कूलम। टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। ये हो गया कूलम पर सेकंड। और सबसे प्रचलित नाम जो है दैट इज एम्पियर। अब करंट कैसी क्वांटिटी हो सकती है? क्योंकि जस्ट अभी हमने चार्ज देखा, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं, रैंडम मोशन कर रहा है। वो चार्ज क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट का भी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। करंट दो डायरेक्शनों को जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी? स्केलर। और चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये इसके यूनिट्स होगा। अब अगर हमारे पास करंट बहुत ज्यादा छोटे अमाउंट में है, उसको कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमारे पास 2 एम्पियर के 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे यूनिट्स है, उसको बोलते हैं हम स्मॉलर यूनिट्स के लिए, जो कि है हमारे पास पहला है मिली एम्पियर, दूसरा है माइक्रो एम्पियर। मिली इज व्हाट? 10 to the power minus 3 एम्पियर। माइक्रो इज व्हाट? 10 to the power minus 6 एम्पियर। ये याद रखना न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि कभी कभी माइक्रो और मिली के टर्म में दे तो क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
अब ये इतने टर्म्स हुए हमारे करंट को लेकर कि करंट क्या है, कैसे टर्म्स हमने देख लिए। अब अगर हम क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें, Q इक्वल्स टू क्या होता है NE, सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NE/T, मिल गया एक फॉर्मूला दूसरा, इजी हो गया। अब अगर वेलोसिटी के टर्म में भी चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। सो वेलोसिटी क्या होता है अपना d/t। सो अगर मैं t को सब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या हो जाएगा d/v हो गया। सिंपल टर्म में हम चाहें तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, q/t, q एज इट इज, d/v, सो ये हो गया qv/d। तीन फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, ताकि आपके बीच में जो भी इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं टॉपिक को मिसअंडरस्टूड करने के लिए इजीली क्या हो जाए, क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, अब ये टर्म्स हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब वो कौन सी डिवाइस है कि जो हमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस बता रही है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर हमें बताता है कि हमारे सर्किट में करंट है कि नहीं। सो उसको इस तरीके से हम डोनेट करते हैं, ये हुआ हमारे पास, ये एक हुआ पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव, ये हो गया हमारा एमीटर। ठीक है, इतने टर्म्स क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ हम आगे टर्म्स एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम इस पूरे वीडियो में ओनली कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में कवर आउट करेंगे। कल ये डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं थोड़ा कम टाइम लेकर के थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे हम। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज तुम्हारे क्लास का एक सबसे हैवी लड़का है, उसका वेट कितना है 70 kg है, कितना है 70 kg। अब उसको कहीं से उठा के लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क करोगे, जब वो कहीं से उठा के लाओगे कुछ वर्क करोगे, उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे लड़के को नहीं उठाना है, यहाँ पे चार्ज को उठाना है। चार्ज को एक फिक्स पॉइंट से लेकर के जब एक पॉइंट पे लेके आएंगे, उस दौरान जो भी काम हमने किया है दैट विल बी योर पोटेंशियल। अब इसी टर्म्स में एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिंग वे में डिस्कस करता हूं। लाइक ये अपने पास एक पॉइंट है जो कि कहां पे है, इन्फिनिटी पे। इसको मैंने पॉइंट क्या दे दिया B, ये पॉइंट क्या हो गया A। ठीक है, अब मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सर पे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे कहां से कहां लेके आना है, इस पॉइंट से लेके आना। लाइक इलेक्ट्रॉन यहां पे, अब इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, इसको मूव कराना है। एक सेकेंड, अब इसको यहां से कहां लेके आना है, इस पॉइंट A पे लेके आना है। मतलब मैं कहां से ला रहा हूं उसको B पे, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, इन्फिनिटी मान के चले। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, जो कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इन्फिनिटी। सो हमारा चार्ज कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। मुझे इसको उठा के कहां पे लाना है, इस पॉइंट A पे लाना है। तो जब मैं इस पॉइंट पे A पे, B से A पे लाऊंगा, उस दौरान जो भी वर्क हुआ होगा, ठीक है, जो भी वर्क हुआ होगा उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बेटा तो समझना है आपको। अब जैसे कि मैंने क्या बोला पोटेंशियल, तो हमारे पास मैंने क्या किया, इस चार्ज को वहां से यहां ला रहा हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं। सो मैंने लिख दिया, ये वर्क हो गया। अब जब मैं यहां से लेके आ रहा हूं, किसको ला रहा हूं, चार्ज को। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल। मतलब इसका डिफाइन देखें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल से टर्म में उसको बोलेंगे पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से। तो यहां पे लिखना है डिनोटेड बाय कैपिटल V। ये टर्म हमारे पास हो गया। अब इसी के साथ हमें आगे अगर डिस्कस करना है, क्योंकि वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। चार्ज को किससे करते हैं, Q से। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया, V इक्वल्स टू W/Q। क्लियर है। अब यूनिट की बात करें बेटा तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट हमें पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। सो यूनिट क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू जूल पर कूलम।
और 1 वोल्ट मैंने बोला। अगर 1 वोल्ट की बात कर, 1 वोल्ट में कितने जूल पर कूलम होंगे? सो दैट मीन्स 1 जूल पर कूलम। ये टर्म्स आपको 1 मार्क्स के लिए क्या करना है, याद रखना है, मिसगाइड नहीं करना है। और अगर और टर्म में इसको ब्रेक करें, क्योंकि वर्क क्या होता है, एफ डी होता है, एफ डॉट डी होता है। सो मैंने अगर एफ डॉट डी रखा तो क्या हो जाएगा अपने पास, V इक्वल्स टू एफ डी अपॉन क्यू। ये एक अलग फॉर्मूला मिल गया, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये नोट करना है। आगे अगर आप साइंस लेने वाले हो, ये सब फॉर्मूले आपके दिमाग में इजीली देखते हुए आने चाहिए कि ये हमारे सर ने हमको बताया था। तो ये अपने पास टर्म, और यूनिट ब्रेक करेंगे तो यही आने वाला है। अब जैसे कि हमने करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की, दैट इज योर एमीटर। सो हमें वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल मेजर करना, उसके लिए डिवाइस क्या हो सकता है? तो उसके लिए जो डिवाइस, उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। तो यहां पे लिख देना है, डिवाइस क्या हो जाएगी अपने पास, वोल्ट मीटर। ये हो गया वोल्ट मीटर प्लस माइनस। और वोल्ट मीटर को बेटा हम हमेशा बड़े रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, और जब बड़े रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं छोटा अमाउंट भी करंट में क्या हो जाता है, पता चल जाता है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हैव लार्ज रेजिस्टेंस और लार्ज रेजिस्टेंस बॉक्स विथ पोटेंशियल। क्लियर है? अब ये हमारे पास इतने टर्म हो गए कि जो हमें इजीली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझाना चाहूं तो अगर चिंटू ए से इस बी पॉइंट से कहां पे लेके आ रहा है, ए पे लेके आ रहा है, तो मतलब उसका बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, वीबी था। ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, वीबी। अब यहां से बी पॉइंट से ए तक आने में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डिफाइन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डेवलप्ड व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड इटसेल्फ। ठीक है? और आपको सबसे मुद्दे की बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत नफरत होती है। सबसे ज्यादा जो प्यार करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो होता है प्रोटॉन। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसको उससे क्या सख्त नफरत है, और प्रोटॉन उसके साथ भाई भाई करता हुआ घूमता रहेगा। आपको ये टर्म्स क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अगला टर्म है, बहुत छोटा है, दैट इज सर्किट डायग्राम्स। हमें 2 मिनट लगेगा। सर्किट डायग्राम में मतलब हमें देखना है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि जब सर्किट कनेक्ट करते हैं वहां पे हमें ये नहीं लिखा हुआ होगा कि इस सर्किट को ऐसे डिनोट करते हैं। वहां पे बस खाली आपको समझना है, फटाफट सर्किट को क्या करना है, ज्वाइन करना है या ऐड करना, पता चलना चाहिए कि कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर का आपको बता दिया, सो एमीटर का ये रहा, ठीक है, वोल्ट मीटर का यहाँ पे। अब इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ टर्म्स है, कनेक्टिंग वायर, वायर इस तरीके से, और वायर जॉइंट है। अब वायर जॉइंट दिखा रहा है, बट लेकिन एक वायर यहाँ से आ रहा है, एक वायर यहाँ से, मतलब अभी वायर जॉइंट नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर अगर मैंने ऐसे हल्का सा मूव कर दिया, दैट मीन्स ये हमारा वायर जॉइंट है। ये हुआ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये बैटरी हो गई। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें क्या करता है, डिटेक्ट करके बताता है, जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता चलती है कि करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब करंट राइट डायरेक्शन से आ रहा है कि करंट लेफ्ट डायरेक्शन से आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होंगे 3 टाइप के होंगे। ये हो गया अपने पास राइट डिफ्लेक्शन, ये हो गया लेफ्ट, और ये नल। राइट मतलब करंट राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट मतलब करंट लेफ्ट साइड से आ रहा है, और नल का मतलब करंट की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, ओपन स्विच, स्विच अगर ओपन है तो, क्लोज है तो वो क्या हो गया, कंडीशंस। अब रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से, अब अगर यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ कर दिया तो भाई इसका पूरा नाम चेंज हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रियोस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है, जिसको अगर हम बोले इस तरीके से टर्म्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन आउट कर सकते हैं।